द सैफ मलिक गैलरी के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक आज भोपाल की बहुत ही मशहूर शख्सियत के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उनका नाम है शकीला बानो भोपाली। शकीला बानो भोपाली की पैदाइश 9 मई 1942 को भोपाल में हुई। उनके पिता अब्दुल रशीद खान और चाचा अब्दुल कदीर खान भोपाल के मशहूर शायर थे। शकीला बानो ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने चारों तरफ शायरी और अदब के माहौल को पाया। शकीला बानो भोपाली बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसी वजह से उनको घर के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। 11 दिसंबर 1956 में शकीला बानो भोपाली अपने प्रोग्रामों और कुछ फिल्मी काम के सिलसिले में मुंबई गई। वहां उनका प्रोग्राम सुनने के बाद लोगों ने उनको इतना पसंद किया कि वो मुंबई की होकर रह गई। सन 1958 में आते आते भारत का कोई भी थिएटर या स्टेज ऐसा ना था जिसमें शकीला बानो के बार बार प्रोग्राम ना होते हों। सन 1971 में HMV ने शकीला बानो के पहले प्राइवेट रिकॉर्ड को प्रस्तुत किया। इस रिकॉर्ड में मुजफ्फर, शाहजहांपुरी और हाजी भोपाली के कलाम को शकीला बानो ने पेश किया। 3 अगस्त 1974 को मुंबई दूरदर्शन से शकीला बानो का पहला प्रोग्राम दिखाया गया। शकीला ने 1960 में ईस्ट अफ्रीका, 1966 में इंग्लैंड, 1978 में अमेरिका और कनाडा और कतर के कई शहरों में प्रोग्राम पेश किए। शकीला ने ईस्ट अफ्रीका में कुल 34 प्रोग्राम दिए। इंग्लैंड में लंदन समेत और जगहों पर 32 प्रोग्राम पेश किए। शकीला बानो ने कव्वाली को गजल से और गजल को कव्वाली से यूं जोड़ा कि अब गजल के बगैर कव्वाली का सोचना ही अधूरा है। शकीला बानो ने फिल्म जलवा, रंगीन कव्वालियां, मार्वल मैन और खिलाड़ी में बतौर हीरोइन काम किया। इसके अलावा भी कई फिल्मों में उन्होंने दीगर रोल किए। शकीला बानो भोपाली पहली महिला कव्वाल थी और उन्होंने ऐसे दौर में इस पेशे को अपनाया जब औरतों का घर से बाहर आना बुरा समझा जाता था। लेकिन शकीला बानो ने अपनी लगन, अपने फन से ऐसा नाम कमाया कि वो खुद तो पूरी दुनिया में मशहूर हुई, साथ ही उन्होंने अपने शहर भोपाल का नाम भी रोशन किया। वो बहुत अच्छी शायरा थी और उनका शेरी मजमुआ एक गजल और के नाम से भी शाया हुआ। शकीला कहती थी कि शायरी मैंने होश संभालते ही शुरू कर दी थी। इससे पहले कि मैं शेर को गुनगुनाती, शेर ने मुझे गुनगुनाना शुरू कर दिया था। कोई अधूरी सी बात, कोई खूबसूरत ख्याल, कोई धुंध में लिपटी हुई सूरत, कोई बेनाम सी याद, कोई अनजाना सा एहसास, बस कुछ था जो मेरी जबान से अदा होना चाहता था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि भोपाल में ऐसी कोई यादगार नहीं बनाई गई जहां पर शकीला बानो भोपाली से जुड़ी बातें, उनकी यादें, उनके काम को संजो कर रखा जाता, जिससे कि भोपाल की आने वाली पीढ़ियां जान सकती कि भोपाल का नाम रोशन करने वाली शकीला बानो भोपाली की शख्सियत कैसी थी और उन्होंने किस तरह से अपने फन में बुलंदियों को हासिल किया था। शकीला बानो भोपाली के बारे में भोपाल के मशहूर शायर अख्तर सईद खान ने कहा था, शकीला एक लकीर की तरह भोपाल की सरजमीन से उभरी और देखते ही देखते शोहरत के आसमान तक पहुंच गई। मशहूर फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था कि शकीला बानो भोपाली एक शायराना दिल की मालिक थी। मैंने इनका कलाम पढ़ा है और मुझे
कुछ कई अशआर बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं आई हूँ डॉक्टर यूनुस फरज साहब के पास, भोपाल के बहुत ही मशहूर, जिन्होंने भोपाल का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, शकीला बानो भोपाली। उनके से बात करके मैं आप लोगों तक कुछ जानकारियाँ पहुंचाना चाहती हूं जो आप लोगों को नहीं मालूम, और यहाँ तक कि हमको भी नहीं मालूम, लेकिन आपका साथ बहुत करीबी रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ यूनुस फरज साहब कि आप शकीला बानो भोपाली को कैसे जानते हैं? भाई, भोपाल की 3 शीन मशहूर हैं जी। शंकर दयाल शर्मा, शाकिर अली खां, शेरी भोपाली और शकीला बानो भोपाली। ये 4 शीन यहाँ के बहुत मशहूर हैं। अब इनको पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है। जी बिल्कुल। तो मुझे भी जानना जरूरी है। अच्छा, मेरा तो बहुत करीबी ताल्लुक रहा है, तकरीबन 45-47 बरस मेरा उनका साथ रहा। क्योंकि बहैसियत शायर मुझसे कलाम भी लेती थी और मेरे कलाम को गाती भी थी जी। और मेरे उनके घरेलू ताल्लुकात भी थे जी। पूरे ख़ानदान से मेरा उनका अटैचमेंट रहा है जी। आज भी जी। उनके और उनकी बहन जरीना और उनकी माँ जमीला बेगम और उनके तमाम सब भाइयों के इंतकाल के बाद जी। सिर्फ उनकी एक भावा जो उसके 2 बच्चे हैं जी। उनसे मेरा ताल्लुक़ है। वो लोग सब मेरे यहाँ आते जाते हैं, मैं वहाँ आता जाता हूँ बॉम्बे जी। और उनकी जितने घरेलू मामलात होते हैं उनको सुलझाने में मैं माविन और मददगार साबित होता हूँ। तो ये मेरा उनका ताल्लुक़ रहा है। जहाँ तक शकीला बानो के फ़न का सवाल है तो वह बड़ी मुनफरिद कव्वाला थी। उनका फ़न मुनफरिद था जो उनसे पैदा हुआ और उनके मरने के बाद दफन हो गया जी। अब ऐसी फ़नकारा ना हुई है पहले और ना अब आइंदा किसी होने का इम्कानात हैं। उर्दू को हिंदुस्तान के बाहर ले जाने वाली पहली खातून शकीला बानो भोपाली हैं जिन्होंने बैरून हिंदुस्तान अपने कव्वाली के फ़न से मुज़ाहरा किया। और उनका फ़न दरअसल ये था कि वो शेर को मुजस्सम अपनी एक्टिंग से यानी उसका मतलब बयान कर देती थी, जिसको जो लोग उर्दू नहीं जानते थे, फारसी नहीं जानते थे, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों जानते थे, लेकिन वो समझ लेते थे कि ये क्या शेर पढ़ रही हैं और इसका क्या मतलब है। मतलब वो ऐसे एक्टिंग करती थी कि उससे मतलब लोगों को पूरा समझ में आ जाता था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे शेर पढ़ा उन्होंने कि कोई हसीन सा इश्वा, कोई लतीफ सी शेर, बहुत दिनों से दिलेदार बेसहारा है, बहुत दिनों से दिलेदार बेसहारा है। तो अब लोग इश्वा नहीं समझते तो उन्होंने एक नकली गुस्सा, इश्वा कहते हैं नकली गुस्से को, बनावटी गुस्सा, वो अपने चेहरे पे एक बनावटी गुस्सा लाती थी और वो दिखाती थी कि ये है इश्वा। हसीन सी शेर, उनके पास फूलों का अंबार रहता था, लोग इतनी उनकी गुलकोशी करते थे, वो कोई भी फूल उठाती थी और सामाइन की जानिब फेंक देती थी। ये अदा उनकी थी। तो ये अदा थी उनकी और ये उनकी अदायगी का तरीका था, समझाने का तरीका, बताने का तरीका कि कैसे भी हम गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त हम कैसे लतीफ सी छेड़ कर रहे हैं। ये उनका अंदाज था जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप के उनका ताल्लुकात कैसे हुए? भाई, बहैसियत शायर मैं शायर था जी, वो मेरा कलाम गाती थी जी। अच्छा, जाहिर है कि वो बहुत बहुत ज़हीन खातून थी। अल्लाह ऐसी ख़वातीन यानी दुनिया में और पैदा करे तो कुछ अच्छे काम हो जाएंगे। किसी शायर का कलाम गाने से पहले जी वो उस शायर से मुलाकात ज़रूर करती थी जी। और ये समझ के मुतमईन होती थी कि ये शायर वाकई मोतबर शायर है, ये अतियाती कलाम पर इसका इन्हिसार है। जब वो मेरी उनसे पहली मुलाकात एक प्रोग्राम में, उनके घर पे एक प्रोग्राम था जी, उनकी सालगिरह का जी, और मैं और खलीलुल्लाह खां साहब एडवोकेट जी, जो मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन भी रहे थे, हम दोनों वहाँ उनका प्रोग्राम सुनने गए। वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं जब उनके प्रोग्राम का ब्रेक हुआ तो हम लोग उठ के आ गए। अब बाद में जब उन्होंने हमें तलाश किया तो हम कहाँ मिलने वाले थे,
खैर उन्होंने अपनी बहन से कहा जरीना से कि भाई वो सर साहब यहाँ थे लेकिन वो चले गए थे, तो जरा उन्हें बुलाओ जी। वो बहुत ज़हीन आदमी, बड़े सुखन फहम, बड़े शेर फहम है। उस वक्त आपकी एज कितनी रही होगी जब उन्होंने आपको बुलवाया? उस वक्त मेरी एज 40-42 रही होगी। अच्छा जी। तो उनकी बहन ने कहा कि हाँ मेरे पास उनका नंबर है, उनके ऑफिस के टेलीफोन भी मेरे पास है, उनका घर का टेलीफोन भी मेरे पास है, मैं बुलाती हूँ आज शाम को। चुनांचे जरीना का फोन मेरे पास आया कि आप जान आपको याद कर रही हैं जी। मैं 10 बजे पहुंच गया जी। उन्होंने 10 बजे का वक्त मुझे बताया था रात को जी। लेकिन शकीला बानो 10 बजे नहीं 11:30 बजे अपने कमरे से बरामद हुई और बड़ी यानी खूबसूरत लिबास में और पैरों में ऐसी पायल पहनी थी जिससे घुंघरू बजते थे जी। तो उनकी आमद की इत्तला उनके पैरों की पायल दिया करती थी कि हाँ वो आ गई हैं जी। खैर वहीं बैठी तो मैंने पहले उनसे कहा कि मैडम आपने मुझे 10 बजे बुलाया था जी। आप 11:30 बजे तशरीफ ला रही हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है। मैं वो उस जमाने में कारोबारी आदमी था जी। वकालत भी करता था, कारोबार भी था। तो उन्होंने बड़ी माजरत चाही और उसके बाद कभी वो मुझसे मिलने में ऐसे वक्त नहीं दिया कि वो न मिल पाए। फिर मेरी उनसे गुफ्तगू शुरू हुई जी। तो उन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत काफ़ी समझा जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आया कीजिए जब तक मैं यहाँ रहूँ। अच्छा। चुनांचे मेरा रोज़ाना का दस्तूर बन गया वहाँ जाना जी। अच्छा, उनकी आदत ये थी, रात जागने की आदत थी प्रोग्राम्स की वजह से जी। चुनांचे वो सुबह 7 बजे से पहले यानी वापसी होना मुमकिन नहीं था। खैर गरज ये कि मेरी उनसे मुलाकातें जारी हो गई। उनके आमद में यहाँ आया कर उनके घर जाया करता था। जमीला मंजिल उनका यहाँ मकान था, आज भी है जी। जो काफ़ी मकबूजा हो चुका है लोगों का, उनकी फ़रोख्त नहीं हो पाया जी। अभी भी उस पर मुकदमेबाजी चल रही है जी। खैर बहरहाल यहाँ उनके एक रैमसन होटल में प्रोग्राम हुआ जिसमें हाजी मस्तान भी आए थे जी। तो उसमें हाजी गुलाम साबरी, मकबूल साबरी वगैरह गा रहे थे जी। तो कोई साहब बगैर टोपी के बैठे थे जी। और वो नात गा रहे थे जी। चुनांचे उन्होंने उनको कहा कि भाई टोपी लगा लीजिए जी। ये हम इबादत कर रहे हैं जी। हमारा गाना बजाना इबादत है जी। ये गुफ्तगू शकीला बानो को नागवार गुजरी जी। और उन्होंने कहा कि नहीं भाई गाना बजाना इबादत नहीं है बिल्कुल। तो उस पर कुछ उनसे तल्ख कलामी हुई जी। तो शकीला बानो ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मक्के शरीफ में जाकर जी। और मुझे म्यूजिक पे गा के बता दीजिए, मैं जिंदगी भर आपके पैर धो के पीऊंगी जी। चुनांचे वो बहस वहाँ लोगों ने ख़त्म की जी। प्रोग्राम ख़त्म हुआ जी। दूसरे दिन शहर के मुफ्ती आज़म अब्दुल रज़ाक साहब गए और उनको उनकी इस बात पर काफ़ी दाद दी और काफ़ी सराहा और उनको हार वार पहनाया जी। तो वो इस किस्म की खातून थी, शरीयत से भी वाकिफ़ थी जी। हालांकि किसी स्कूल में उनकी तरबियत नहीं हुई थी जी। घरेलू तरबियत थी जी। लेकिन वो बहुत काफ़ी शरीयत से वाकिफ़ थी जी। और गाने बजाने में तो उनकी महारत का कोई जवाब ही नहीं था। मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे उस दौर में लोग एक लेडीज का निकलना, वो भी मुस्लिम समाज बहुत मुश्किल था लाइन में जाना हाँ। तो वो उसका थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या मुश्किलात आए उनको, कैसे क्या हुआ? वो उनको जब घर वालों ने रोका जी। गाने बजाने से जी। तो वो बीमार हो गई। अच्छा। डॉक्टरों को दिखाया जी। डॉक्टरों ने इलाज किया और कहा भाई इनकी कुछ दिली ख्वाहिशें, कुछ तमन्नाएं, कुछ आरज़ुएं, कुछ चाहते हैं जी। जिनको आप पूरा कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? तो उनका साहब ये बाहर गाने जाना चाहती हैं और हम इनको मर्दों में गाने। तो कहते भाई आप इनको, शादियाँ होती उस ज़माने में, शादियों में गाने बजाने का रिवाज था जी। तो उनका आप इनको घरेलू ख़वातीन के जलसे में जाने दीजिए जी। ये इनकी सेहत का बेहतरीन ज़रिया है जी। खैर वो शादियों में उनकी शिरकत होने लगी जी। और फिर धीरे धीरे अब वो लोगों ने समझ लिया कि भाई इनका गुजर बसर का जरिया भी ये हो जाए तो अच्छा है। तो वो 12 लेके
उनका गाना जो शादियों से शुरू हुआ तो अवामी सतह तक आ गया। ये शोहरत नवाब भोपाल तक पहुंची, उन्होंने महल पे बुला के उनका गाना सुना जी। और उस जमाने में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी बुधनी में जी। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। नया दौर जी। उसमें ये आए थे, दिलीप कुमार वगैरह थे सब जी। तो दिलीप कुमार जब इनसे मिले और इनका प्रोग्राम सुना जी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो भोपाल की चीज ही नहीं हो, तुम तो बम्बई आओ जी। तो ये कुछ दिनों बाद बम्बई चली गई। वहां फिर इनको धीरे धीरे जो शोहरत हासिल हुई है जी, तो इन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, अपने फन का भी, उर्दू जबान का भी, अपनी तहजीब का भी जी। बहुत मुहज़्ज़ब खातून थी, बहुत मुहज़्ज़ब खातून जी। जैसे मुझे मेरे नॉलेज में है, मुझे कुछ पता है कि शायद वो कुछ शायरी भी किया करती थी। हाँ, वो बहुत अच्छी शायरा थी। मैं उनके आपको एक दो शेर सुना सकता हूँ जी। दिल से अगर ना होगा तो होगा निगाह से जी, दिल से अगर ना होगा तो होगा निगाह से, इंसान है तो बच नहीं सकता गुनाह से। इंसान है तो बच नहीं सकता। भाई इंसान गलतियों का पुतला है जी। और जैसे ये कि जिंदगी कदमों में है ठुकराइए जी, जिंदगी कदमों में है ठुकराइए, और क्या खिदमत करूं फरमाइए। ये उनकी शायरी थी, बहुत अच्छी शायरी। उनकी किताब आई है एक गजल और के नाम से उनका मजमूआ कलाम है जी। उन पर तकरीबन हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान के 200 बड़े लोगों ने जी, बख्श गुलाम मोहम्मद और आपके कौन कौन सब, यानी कोई ऐसा नहीं था उस जमाने का बड़ा आदमी जिसने उन पर न लिखा हो जी। सब ने लिखा है। लेकिन मैंने पहली यानी वो किताब पढ़ी है अमीर खुसरो से शकीला बानो तक, जिसमें 200 आदमियों का उन पर तबसरा है, लेकिन किसी ने उन पर तनकीद नहीं की। अच्छा। और मैंने आज तक ऐसा कोई फनकार नहीं देखा कि जिस पर कोई तनकीद नहीं हुई हो। वाहिद शकीला बानो ऐसी फनकारा थी जिस पर 200 आदमियों ने लिखा और उसमें कोई तनकीदी पहलू नहीं निकाल पाए जी। सबने उनकी तारीफ लिखी है जी। बहुत बड़ी बात है कि मतलब स्कूल से मतलब उन्होंने शिक्षा भी हासिल नहीं की, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की, इल्म भी नहीं, स्कूल ही हासिल किया, और उसके बाद भी मतलब उन्होंने ऐसा लिखा कि उस पर कोई तनकीद नहीं कर सका है ना। तो वो मैं आपसे ये, और उनके जो मुंबई में उनका जो सफर था उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि मुंबई पहुंचने के बाद उनको कुछ मुश्किलात आए होंगे। जाहिर है इब्तिदा में कुछ ना कुछ मुश्किलात आते हैं, लेकिन उस जमाने में राज कपूर और आपके दिलीप कुमार वगैरह ने उनकी काफी मदद की जी। और उन्होंने खार में एक मकान, पहले तो उन्होंने माहिम में एक किराए पर लिया था जी। फिर उसके बाद खार में एक मकान खरीदा जी। और जो तकरीबन 6-7 करोड़ में बिका है जी। उनके इंतकाल के बाद जी। बीमार बहुत नहीं, लेकिन साहब बड़ी हिम्मत वाली खातून थी जी। बीमारियों का मुजस्सिमा जी, जिसको कहें, जिसकी रीढ़ की हड्डी में 2 गुलिये ना हो जी, लेकिन बड़ी जिंदादिल खातून थी। प्रोग्राम देने जिस वक्त बैठती थी तो पूरी रात गाती थी, 7 बजे तक गाती थी। तो आपने कहा रीढ़ की हड्डी में 2 गुरिये नहीं थे। जी हाँ, जी हाँ। तो ये कैसे पता चला, उनका कोई चोट लगी थी या नहीं, वो कुछ तो भी पता नहीं क्या थी, कुछ टेक्निकल, वो तो डॉक्टर ही जाने। अच्छा। बहरहाल वो पट्टा बांधती थी वो जी। मतलब ये बात आज पता चल रही कि उनकी रीढ़ की हड्डी में 2 गुरिये ही नहीं थे। हाँ। उसके बाद भी मतलब इतने एक्टिव हो के बहुत ज्यादा पूरा एक एक्शन करना बहुत बड़ी बात है। और कुछ उनके बारे में आप बताना चाहेंगे जो बहुत ही यादगार लम्हे हों जो? हाँ, आखिरी वक्त तक वो बहुत शदीद बीमार रही जी। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ जी, बॉम्बे के जी। वहीं उनको दफन किया गया माहिम के कब्रिस्तान में जी। उनका अब ना तो कोई भाई है जी, ना उनकी कोई बहन है जी, ना माँ है। उनके खानदान में सिर्फ उनकी एक छोटे भाई की बीवी संजीदा जी, उनकी बेटी अबीर जी, और उनका बेटा इंशु, ये बाकी हैं दुनिया में जी। बाकी तो अब रिश्तेदारों में तो आप चचा बाबा ये तो बहुत हैं जी, लेकिन करीबी रिश्तेदार कोई नहीं रहा जी। अब तो लोग नाम लेना भी यानी भूल गए होंगे। नई नस्ल जो आई है वो शकीला बानो के नाम से और उनके फन से वाकिफ भी नहीं है शायद जी।
और फिल्मों में भी उन्होंने काफी गाने गाए। हाँ, कव्वाली गाई उन्होंने। हाँ, काफी गाने गाए हैं, श्रद्धांजलि वगैरह, और कई फिल्में हैं उनकी, तकरीबन 70-75 फिल्में हैं जिसमें उन्होंने कव्वालियाँ गाई हैं। और फिल्मी गानों में गाने से उन्हें ज्यादा रग़बत नहीं थी, स्टेज शो से उन्हें ज्यादा रग़बत थी। अच्छा, उससे ज्यादा मोहब्बत है, स्टेज शो करना उन्हें बहुत पसंद था। हाँ, बहुत पसंद। असल में स्टेज शो का एक क्रेज होता है कि आपने इधर कुछ पढ़ा और उधर से दाद आई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये तो ये फनकार का हौसला बढ़ाती है। जो लाइव जो देख के और लोगों की मतलब लोगों का उत्साह, लोगों की वो देख के, उनको खुशी देख के मतलब बहुत अच्छा लगता था। आपका कहने का मतलब है। तो आपको पता होगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर कव्वाली गाई। तो अब फिल्मों के साथ नाम तो मुझे याद नहीं है। नहीं, फिल्मों के नाम नहीं। जैसे शहरों के नाम में पूछ रहे कि आपको कुछ नॉलेज में होगा। हिंदुस्तान में तो शायद कोई ऐसा शहर नहीं है बड़ा जिसमें कि उन्होंने ना गाया हो, सब गाए हैं। आपके लखनऊ में, यूपी में, कानपुर में, आपके दिल्ली में, बम्बई में, हैदराबाद में तो साहब वाह वाह वाह। उनके लिए बाकायदा चमेली के गुलाब का एक स्टेज बनता था। मखदूम मोहिउद्दीन का वो एक गाना है ना, एक चमेली के मंडवे चले, दो बदन प्यार की आग में जल गए, वो शकीला बानो के लिए था। अच्छा। बाद में फिल्म में आया है वो। तो उनकी बहुत कदर होती थी और वो हाथों हाथ ली जाती थी भाई। ये तो हिंदुस्तान की बात हुई कि हिंदुस्तान के कोई भी ऐसा शहर नहीं, कोई भी बड़ी मतलब ऐसे जगह नहीं जहाँ पर उन्होंने ना गाया हो। हाँ। लेकिन मैं हिंदुस्तान से बाहर का भी आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ, हिंदुस्तान के बाहर। हाँ, न्यूयॉर्क गई हैं वो। आपके अमेरिका के 2-3 शहरों में गई हैं वो। टेक्सास वगैरह भी गई हैं। पाकिस्तान भी गई हैं। और इंग्लैंड में तो बहुत ही गाया है उन्होंने, बहुत गाया है इंग्लैंड में। और जापान भी गई हैं। जी, मतलब विदेशों में भी काफी शोहरत पाई है। जी हाँ, दुबई भी गई हैं। जी, हिंदुस्तान के नाम को काफी रोशन किया। जी, कोई ऐसा लम्हा जो मतलब आपको याद हो, जो बताना चाहें आपकी शकीला बानो भोपाली के लिए एक बहुत ही खुशी का लम्हा रहा हो और आपके ख्याल में हो? नहीं, वो उनकी खुशी के तो यानी लम्हे बहुत कम आए, काफ़ी यानी संजीदा और रंजीदा रहती थी वो। वो कुछ घरेलू इंटरनल मामलात होते हैं, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। जी। एक गलत रिवायत मशहूर हो गई थी कि फलां साहब से उन्होंने शादी कर ली है और खुफिया शादी है और ये है और वो है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो सब झूठ था, वो सब झूठ था। तो मैं उन्होंने नेपाल में भी गाना गाया है। अच्छा। हाँ, वो वाकया मुझे याद आ गया। जी। एक बार मैं बॉम्बे पहुंचा। जी। तो मैं और शकीला रात को 11 बजे खाना खा रहे थे। जी। तो बाहर से एकदम एक चहल पहल सी हुई, इधर से बहन जा रही है, उधर से माँ जा रही हैं, उधर से उनके एक ख़ास तरबियत याफ्ता थे बाबू खां। जी। वो भाग दौड़ कर रहे हैं। जी। मैंने कहा भाई ये क्या करने लगे? वो अभी बताती हूँ, खाना खाओ आप तो। जी। खैर हम खाने से फारिग हो गए, बातें लगने, चाय का इंतजार करने लगे। जी। अब वो बाबू खां आते, कभी शकीला कान में कुछ कहते वो चले जाते, वो हाँ हाँ कर देती हैं। उसके बाद दरीना आती हैं, वो कुछ कान में कहती चली जाती हैं, वो हाँ हाँ कह दे। मैंने कहा भाई ये कौन सी खुफिया राज की बात हो रही है ये कान? अरे कहने लगे कुछ नहीं, वो महाराजा नेपाल के भाई आए हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी है? हाँ। अरे कहने लगे भाई आप भी तो आए हैं, हाँ। पहले आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूं। अरे मैंने कहा नहीं, हाँ। जाओ, फिर आप भी चलो। मैंने कहा चलो। हम लोग उनके ड्राइंग रूम में पहुंचे तो महाराजा नेपाल के भाई थे। जी। बातचीत हुई, उन्होंने अन्नपूर्णा होटल उनका था वहाँ नेपाल में। जी। उसके लिए उन्होंने 6 प्रोग्राम बुक किए थे। अच्छा। खैर वो हो गए, सब एडवांसेस हो गए, ये हो गए, वो तारीखें उनका हम तारीखें वहाँ से भेज देंगे। जी। बात आई गई हो गई तो मुझसे शकीला कहने लगी आप चलना मेरे साथ नेपाल। जी। चलेंगे। जी। इत्तेफाक ये हुआ कि उसी जमाने में गैस ट्रेजेडी हो गई। जी। भोपाल गैस ट्रेजेडी। जी।
यहाँ से जैसे वो सीधी बॉम्बे पहुंची 16, 17, 19 दिसंबर को जी। उसके बाद वहाँ से तारीख आ गई कि आपको 31 दिसंबर से यहाँ प्रोग्राम देना है, ये न्यू ईयर वहाँ होगी जी। तो अब शकीला बानो के साथ एक पूरा 16 आदमियों का काफिला चलता था उनकी टीम का जी। और बहुत सारा सामान पूरी, यानी यहाँ तक इतना सामान, में उनके सामान से बहुत परेशान होता था जी। कि सुई धागा और मुख्तलिफ किस्म की चिंदियाँ भी जाती थी जी। कि अगर कहीं कपड़ा फट जाए तो वो सिल जाता था। क्योंकि वो आधा इतने अदा के साथ करते थे, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। हाँ जी। चुनांचे वो अपनी तैयारी करके और नेपाल निकल गई जी। मुझसे बात रोज होती रही, लेकिन ये नहीं उन्होंने मुझे बताया कि आप आ जाइए अपन नेपाल चलें जी। खैर वो नेपाल पहुंच गई, उनका एक प्रोग्राम हुआ जी। प्रोग्राम के बाद कामयाब प्रोग्राम हुआ जी। 2 दिन का रेस्ट था जी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पर साहब मैं नेपाल आ गई हूँ, मेरा एक प्रोग्राम हो गया है जी। मैंने कहा हम तो भाई आपको मुंबई में समझ रहे हैं जी। आपने हमसे वादा किया था कि आप मेरे साथ नेपाल चलना, मैं आपसे नाराज हूँ। हाँ। तो उनका नहीं, नाराज नहीं होंगे आप खुश हो जाएंगे जी। तो ये कहकर उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया जी। और महाराजा नेपाल के भाई से कहा कि भाई मैं भोपाल जा रही हूँ हाँ। चंद घंटों के लिए हाँ। मेरे टिकट करा दिए जी। अब वो परेशान, भाई वो एक साहब को लेके आना है मुझे हाँ। अब वो पूरा होटल परेशान, पूरा मैनेजमेंट वहाँ का परेशान कि ऐसा कौन आदमी है जिसके लिए 2 दिन के गैप में ये भोपाल जा रही है हाँ। चुनांचे वो जब दिल्ली पहुंची हाँ। तो उनका फोन आया कि मैं यहाँ दिल्ली पहुंच चुकी हूँ, मैं इतनी देर में भोपाल पहुंच रही हूँ हाँ, हाँ। आप एयरपोर्ट आ जाइए मुझे लेने। अच्छा। जानची मैं साहब अपनी गाड़ी लेके एयरपोर्ट चला गया जी। उनको लिया, कहने लगे फौरन 4 जोड़े कपड़े रखिए हाँ। और अपन को यहाँ से वापस चलना है, ये मेरा प्रोग्राम है परसों हाँ। क्यों नहीं कहने लगे वो आपको चलना है। खैर बजट हो गई, ले गई मुझे नेपाल। मतलब वादा की पक्की थी हाँ, वादा कर लिया हाँ, बहुत वो वादा निभाना है हाँ। वादे की भी पक्की थी। तो लोग बड़े हैरान थे कि भाई अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ जैसे उनका पसंदीदा कौन सा था, वो कव्वाली या कलाम, किस चीज को ज्यादा पसंद करती थी? तो नहीं वो असल में शायराना मिजाज की खातून थी जी। उनको शायरी भी पसंद थी, मुशायरों में भी जाती थी जी। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरे पढ़े, भोपाल में भी 8-10 मुशायरे मेरे साथ पढ़े। मैंने यहाँ भोपाल टाकीज के चौराहे पे इंडो पाक मुशायरा कराया था जी। उसमें वो थी जी। और बहुत कामयाब रही, इतनी कामयाब रही कि लोगों ने फजर की नमाज तक उन्हें सुना है जी। अजान हो गई तो रोक के, अजान की वजह से रुकी और उसके बाद फिर शुरू। अच्छा। हाँ तो नहीं ऐसी कोई एक चीज जो बहुत पसंद रही उनको, बार बार गाती हो, गुनगुनाती हो चलते फिरते, कोई ऐसी चीज मैं जानना चाह रही थी आपसे? नहीं वो आम तौर पर जी। अपने फन को या अपने शायरी को अपनी घरेलू जिंदगी में नहीं गाती थी कोई, कभी उन्होंने गुनगुना। हाँ अगर महफिल में बैठी हैं जी तो फिर आपकी फरमाइश पे वो कुछ भी गुनगुना देंगी, कह देंगी, बता देंगी हाँ, लेकिन वैसे नहीं हाँ, वैसे अपनी पसंद से कोई चीज सुनाती रही कि आज मैं ये सुनाऊंगी, मुझे ये बहुत पसंद है ऐसा हाँ वो इंतखाब करती थी। वो उनका एक शेर था जी। वो उन्होंने कहा था जी। वो मैं उनको हूँ पसंद, मुझे वो अजीज हैं जी। पर एहतराम इश्क के पर्दे दबीज हैं। बहुत ये बहुत पढ़ती थी वो जी। तो आप थे डॉक्टर यूनुस फरत साहब और आपने शकीला बानो के बारे में बहुत कुछ हमारे दर्शकों को बताया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और दर्शकों से विदा लेती हूँ और हम फिर मिलेंगे। मैं शकीला बानो भोपाली की एक बहुत मशहूर गज़ल आपके सामने पढ़ रही हूँ। वो एक शख्स जो दिल को भला भला सा लगे, उसी से मुक़द्दर मेरा खफा खफा सा लगे। ये आंधियों की नवाजिश, ये जुल्मतों का करम, के हर चराग़े तमन्ना बुझा बुझा सा लगे। वो कौन लोग थे, किस दौर के हैं ये बातें, वफा का नाम भी अब तो सुना सुना सा लगे। तुम्हारे खत में हर एक बात साफ लिखी है, बस एक लफ्ज़े मोहब्बत मिटा मिटा सा लगे। ना अजनबी की तरह ना आशना की तरह, वो कौन है
कि जो सबसे जुदा जुदा सा लगे। तेरे लबों पे तबस्सुम तो है मगर बानो, तेरे लबों पे तबस्सुम तो है मगर बानो, है क्या सबब के तेरा दिल दुखा दुखा सा लगे। ये आज कौन शकीला इधर से गुजरा है, ये आज कौन शकीला इधर से गुजरा है, कि तू बहार लगे घर सजा सजा सा लगे।